हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम F5 बीकॉम सेमिस्टर 1 के ATKT स्टूडेंट्स के लिए MCQ स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो ब्रांच अकाउंट के MCQ है। ठीक है, डेली मैं आपको थोड़े बहुत MCQ देते जाऊंगा, आप उसको सॉल्व करिए। आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव MCQ और थियरिकल MCQ दोनों प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट्स के अंदर। ओके, तो पहले आप देखो, आपका जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़े बहुत MCQ ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कैलकुलेटिव हो, और थोड़े बहुत MCQ ऐसे भी आ सकते हैं जो आपके अकाउंट्स की थियरी कंटेंट से हो। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप के यहाँ पर MCQ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और उसको देखते जाइए और इस हिसाब से दूसरे MCQ आप कंप्लीट करिए अपने बुक से। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ MCQ प्रोवाइड करता हूँ। देखो, ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके पास अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का कितना है? 50,000। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 2,50,000। क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 75,000। आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस, मतलब आपको ये फाइंड करना है कि हेड ऑफिस से कितना गुड्स रिसीव्ड हुआ। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब HO, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो, क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा 50,000, 50,000 लिख दिया, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये भी आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये गुड्स रिसीव फ्रॉम HO ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं X माइनस, और ये आपके पास 75,000 है क्लोजिंग स्टॉक, तो 75,000 क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके पास 2,50,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। अगर ये सामने जाए तो माइनस हो जाएगा, और अगर ये सामने जाए तो क्या हो जाने वाला? प्लस। मतलब आपका जो X की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है? 2,75,000 होगी। इसको सॉल्व कर लोगे तो मतलब आपको अपना आंसर मिल जाएगा कितना? 2,75,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो देखो, इस तरीके से आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन के वाइज क्वेश्चन होगा, ये आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलो, दूसरा क्वेश्चन है, देखो, इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ओके 500 एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है आपके पास 600 है। पेटी कैश रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस इज 1200। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सन्डे एक्सपेंसेस। सन्डे एक्सपेंसेस की अमाउंट फाइंड करें। अब देखो, यहाँ पर आपको पेटी कैश का अकाउंट्स पता होना चाहिए कि उसमें कितनी एंट्री कहाँ पर आती थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर डेबिट साइड और यहाँ पर क्रेडिट साइड क्या क्या एंट्री होती थी। तो यहाँ पर होता था ओपनिंग बैलेंस कितना, यहाँ पर होता था कैश रिसीव्ड, और यहाँ पर होता था बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, और यहाँ पर होता था क्लोजिंग बैलेंस। ये आपकी पेटी कैश का अकाउंट्स बनता था इतना। अब देखो, इसमें से आपको कोई भी 3 डिटेल्स आपके पास दे रखी होगी। देखो, ये 500 दे रखा है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ये 600 दे रखा है, और ये आपको दे रखा है कि कैश रिसीव्ड कितना किया आपने? 1200। मतलब आपने 1700 रुपये में से 600 रुपये बचा दी। ठीक है, 1700 में से 600 बचा लिए, मतलब आपने कितने रुपए का खर्च कर दिया? 1100। बस हो गया, आपका आंसर आ गया 1100। ठीक है, बस आपको पेटी कैश का अकाउंट्स पता होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ओके 1500 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1000। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो इस बार दे रखा है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड किया था। यहाँ पर यह पूछा है कि अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस, कितनी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो हेड ऑफिस। तो देखो, वापस आप वही करो कि पेटी कैश का अकाउंट पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर आपकी ओपनिंग बैलेंस होती है ओके, और यहाँ पर अमाउंट
फ्रॉम एच ओ, मतलब एच ओ से जो अमाउंट मिलती है वो यहाँ पर होता है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ओके, अब देखो आपके पास ये बैलेंस है 1500, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है 1000, आपके पास कितना एक्सपेंस किया वो भी अवेलेबल है, तो आप टोटल कर लो 3200 आ रहा, और 3200 में से आपने 1500 रुपये का ओपनिंग बैलेंस पहले से लिख चुके, तो मतलब बाकी कितना रह जाता है 1700, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर हो गया 1700। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। तो देखो इसी तरीके से आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं थोड़े बहुत, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आएगी, और थोड़े बहुत थियरी क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते जाएंगे। द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, देखो यहाँ पर क्या बोला, बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट जो है वो कितनी है 1,04,2013 को आपको दे रखी है 1,80,000, 1,80,000 के आपके पास बैलेंस, विच वॉज सेंट to the branch on 1/10/2012. On 31st/3/2014, depreciation was charged on furniture 20% on straight line method. देखो ये कौन से मेथड से चार्ज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे जब भी डेप्रिसिएशन होता है तो समझ जाने का हमेशा हम कॉस्ट पे गिनते हैं। किसके ऊपर होता है? डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट होता है, ठीक है, हमेशा कॉस्ट पे होता है, मतलब आपकी जो एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन गिनते हैं। आपको ये पूछा है 31st/3/2014 द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। ओके, देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फर्नीचर कब सेंड किया गया था, मतलब ब्रांच में जो मशीनरी कब सेंड किया था, यहाँ पर मशीनरी का फर्नीचर हो गया, एक काम करो यहाँ पर फर्नीचर कर लेते हैं। ओके चलो हो गया फर्नीचर, एक ही बात है फर्नीचर या मशीन है, अपने तो आंसर निकालने से मतलब है। देखो यहाँ पर 1/4/2013 का आपको बैलेंस दे रखा है, देखो आपको यहाँ पर जो बैलेंस है वो कौन सी तारीख का दे रखा है 1/4/2013, 1/4/2013, जबकि ये एसेट जो है वो 1/10/2012 में ही सेंड की गई थी। देखो यहाँ पर लिखा भी है सेंड टू द ब्रांच 1/10/2012, ठीक है, उसी तारीख पे सेंड की गई थी। और आपको फाइंड आउट करनी है 31st/3/2014 की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको जो फाइंड करनी है वो और एक साल के बाद की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपके पास सपोज करो यहाँ पर 100 रुपये की एसेट्स होती, 100 रुपये की, सपोज करो यहाँ पर 100 रुपये की एसेट्स, तो यहाँ से यहाँ तक वो एसेट्स की वैल्यू कितनी कम हो जाती, अगर 20% डेप्रिसिएशन होता तो 20% डेप्रिसिएशन होता तो कितनी कम हो जाती। तो आप सोचो कि 100 रुपये की एसेट, यहाँ पर कितने मंथ होते हैं 6 मंथ होते हैं ना, 6 मंथ हो रहे हैं, तो 100 रुपये की एसेट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन होता है आप सोचो, 100 रुपये पे 6% का डेप्रिसिएशन, मतलब 100 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होता है 10 होता है, मतलब ये यहाँ पर 10 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस करके यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है उसकी 90, और फिर ये वैल्यू और यहाँ पर 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद कितनी हो जाती, तो देखो 100 रुपये के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन गिनते हैं तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 20, तो मतलब यहाँ पर पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करते तो आपको कितना मिल जाता है 70। अब आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी, देखो 1,80,000, और ये 1,80,000 वैल्यू जो है ना वो 1/4/2013 की, ये 1/4/2013 की 1,80,000 वैल्यू है, आपके पास जो वैल्यू है वो इस तारीख की है 1,80,000, तो यहाँ की वैल्यू 1,80,000 है जो कि 90 के हिसाब से, मतलब 90 के हिसाब से आपके पास 1,80,000 वैल्यू है, तो 70 के हिसाब से आपके पास वैल्यू क्या बन सकती है, आप जरा सोचो, जब कोई वैल्यू 90 के हिसाब से आपके पास 1,80,000 हो सकती है तो 70 के हिसाब से आपके पास कितनी हो सकती है, आप चेक करोगे तो उसका आंसर आएगा 1,40,000, ठीक है 1,40,000। देखो डायरेक्टली सोच लो, यहाँ पर 9 का डबल हो रहा है, ठीक है 9 का डबल 18 होता, तो यहाँ पर 17 का भी डबल हो जाएगा ना 40, तो 1,40,000 ही आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव में नहीं जाना, बस इतनी कैलकुलेशन बहुत इनफ होगी, जितना हो सके उतना स्पीडली काम कर सकते। ठीक है, आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल के भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखो ऐसा बिल्कुल सेम दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखो प्रैक्टिस करते। देखो क्या लिखा है आपके पास, यहाँ पर बोल रखा है कि 1/4/2016 पर आपको एक वैल्यू दे रखी जिसकी वैल्यू है 4,50,000। ओके, और वो ब्रांच को कब सेंड किया गया था? 1/10/2015। यहाँ पर कितने महीना हो गया? 6 महीने हो गए। ओके, और आपको यहाँ पर बोला भी गया है, देखो डेप्रीशिएशन जो है वो 20% के हिसाब से होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड पे। स्ट्रेट लाइन मेथड पे मतलब अगर यहाँ पर 100 रुपये का एसेट्स है तो समझो 100 रुपये के एसेट के ऊपर 20% डेप्रीशिएशन 6 महीने का अगर गिनते हैं तो कितना आने वाला है? 10। तो ये 10 यहाँ से माइनस करके यहाँ की वैल्यू 90 बन जाएगी। फिर वापस आपको 1 साल बाद, 1 साल बाद मतलब पूरे 12 महीने हो जाते हैं। ओके, तो 100 रुपये के ऊपर 20% पूरे 12 महीने का डेप्रीशिएशन। देखो 12 डिवाइड बाई 12 करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 100 का 20% कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 20। मतलब 90 में से दूसरा 20 माइनस किया तो आपका डेप्रीशिएशन के बाद की जो वैल्यू आ गई वो 31/3/2017 की वैल्यू आ गई 70। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा है, 90 की वैल्यू आपको दे रखी 4,50,000। तो देखो 90 की वैल्यू अगर आपको 4,50,000 दे रखी है तो 70 की वैल्यू कितनी देनी चाहिए थी? 70 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? तो 90 की वैल्यू जो है उसके हिसाब से 70 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, आप देखो यहाँ पर 9 को किससे मल्टीप्लाई होता है? 5 से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो 3,50,000 आना चाहिए। ठीक है, आप 3,50,000 आपका आंसर आना चाहिए, यहाँ पर 3,50,000 होगा। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पर जो 70 की वैल्यू है मिल जाएगी 3,50,000। देखो ये थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो मैंने आपको मिक्स सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इजी हार्ड सब कुछ। ठीक है, तो आप इसको समझ के रखो। देखो यहाँ पर और क्या पूछा है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स अकाउंट इज 70,000। ओके, डेटर्स का 70,000 का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स है 5,37,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जो है 95,000। व्हाट अमाउंट ऑफ कैश कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स? देखो सिंपल सा है, आपको डेटर्स का अकाउंट पता होना चाहिए। डेटर्स का अकाउंट जो है उसमें डेबिट साइड जो है और वो क्रेडिट साइड है। यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है डेटर्स का, जो कि है आपके पास क्वेश्चन में 70,000। फिर यहाँ पर आपके पास क्रेडिट सेल्स होता है, आपके पास क्रेडिट सेल्स है 5,37,000, और यहाँ पर आपको मिलता है कैश कलेक्शन, और यहाँ पर आपको मिलता है क्लोजिंग बैलेंस। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है देखो 95,000, तो आप सोचो कि 5,37,000 और प्लस 70,000 मतलब आपका टोटल होना चाहिए 6,70,000, सॉरी 6,07,000। 6,07,000 में से आप 95,000 लेस कर दोगे तो आपको यहाँ पर 5,12,000 का कैश कलेक्शन मिल जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, कंप्लीट। तो देखो ये डेटर्स अकाउंट आपको पता होना चाहिए, फटाफट से ये क्वेश्चन आप आंसर निकाल सकते हो। चल नेक्स्ट, अब पढ़ो इसको और फिर इसको आंसर करो। देखो आज जब भी वीडियो देख रहे हो तो आप एक काम करो, अपने आप को 1 मिनट का टाइम दो, फिर जाके इसका आंसर निकालो, फिर जाके मेरे सॉल्यूशन को आप देखो। ठीक है, आप कितना सही जा रहे हो आपको भी खुद पता चलेगा, और इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी क्रेडिटेड बाय द ब्रांच? ओके, कौन सी अमाउंट क्रेडिट करेंगे किसके द्वारा? ब्रांच द्वारा। वाइल द पासिंग द जनरल एंट्री फॉर द कैश इन ट्रांजिट। देखो ये कैश इन ट्रांजिट की जनरल एंट्री पूछी। कैश इन ट्रांजिट की जनरल एंट्री में कौन सी चीज आप क्रेडिट करते हो इन द ब्रांच अकाउंट? ठीक है, कैश इन ट्रांजिट। अब देखो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होती है, कैश इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होती है पता है आपको? ब्रांच की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट की एंट्री क्या होती है, ये आपको खास पता होना चाहिए।
तो देखो ब्रांच की बुक्स में कैश इन ट्रांजिट की एंट्री ये होती, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और टू हेड ऑफिस अकाउंट्स क्रेडिट। ये आपकी जनरल एंट्री होती है। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल है। आपको यही पूछा कि क्रेडिट क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्रेडिट क्या किया है, हेड ऑफिस अकाउंट, तो सीधी बात है यहाँ पर हेड ऑफिस अकाउंट आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में देखो क्या लिखा है, द हेड ऑफिस सेंट गुड्स टू इट्स ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस आफ्टर एडिंग 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट वुड बी, ओके, प्रॉफिट कितना होना चाहिए इनवॉइस प्राइस पे। ओके देखो समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आप है ना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना तो ऐसे एक काम करो, कॉस्ट लिख दो प्लस प्रॉफिट लिख दो और फिर क्या करो, इनवॉइस प्राइस लिख दो, आईपी। अब देखो ध्यान से समझना, आपको ये 25% किसके पर दिया है, 25% किसके पर, ऑन क्या लिखा है, कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है 25। ये बात समझ में आई, कॉस्ट जो है ना वो 100 है, जिसके पर ऑन किसके पर लिखा है, कॉस्ट, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को एज्यूम कर लो 100 और उसके पर 25% प्रॉफिट होता है, तो मतलब क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है प्रॉफिट वुड बी, ठीक है, कितना परसेंट होगा इनवॉइस प्राइस पे, तो ये इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंट होता है, तो देखो एक काम करो 25 को 125 से डिवाइड करके इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये प्रॉफिट जो पूछा है वो इनवॉइस प्राइस पर पूछा है ना, तो इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कर लो प्रॉफिट को। तो देखो 25 को 125 से डिवाइड कर लो इंटू 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। या तो आपको बुक्स के अंदर एक बहुत अच्छा टेबल दे रखा है, वो टेबल भी आप लर्न कर सकते हो। देखो जब भी आपको कॉस्ट प्राइस के ऊपर और इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट की क्वेश्चन आते हैं कि इसके ऊपर इतना परसेंट क्वेश्चन है तो मतलब आगे का कितना परसेंट होगा, तो देखो अगर कोई चीज़ इन कॉस्ट प्राइस पे 100% होती है तो वो चीज़ इनवॉइस प्राइस पे 50% होती है। अगर यहाँ पर 50% होता है तो यहाँ पर वो 33 और 1/3% होता है। अगर वो यहाँ पर 33 और 1/3% होता है तो वो यहाँ पर 25% होता है। अगर यहाँ पर वो 25% होता है तो वो यहाँ पर 20% होता है, और यहाँ पर अगर 20% होता है तो वो यहाँ पर 16 और 2/3% होता है। ये भी अगर याद रख के काम कर चला सकते हो। देखो आपको जो सही लगता है वो काम कर सकते हो, अगर ये याद है तो भी काम हो जाएगा। आपको यहाँ पर बोला है देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट है 25%, तो देखो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट है 25%, तो इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंट हो जाता है 20%। ठीक है, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, बस इसको याद रखो तो भी काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसा सेम क्वेश्चन वापस दूसरा पूछा है। क्या पूछा है कि आपको ऑन इनवॉइस प्राइस दे रखा है और आपको बोला है प्रॉफिट वुड बी ऑन कॉस्ट प्राइस। सीधी बात, देखो वापस मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। देखो पहले क्या लिखना है कॉस्ट, फिर क्या लिखना है प्रॉफिट, और फिर क्या लिखना है इनवॉइस प्राइस। ओके, ये दोनों को ऐड करना। अगर आपके पास यहाँ पर ऑन इनवॉइस प्राइस है तो आप इनवॉइस प्राइस को 100 मान लो और 25% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब 100 है और 25 है, तो 100 में से 25 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी आ जाएगी 75 होगी, तभी तो जाके मिलके 100 होगा ना, तभी तो जाके दोनों मिलके 100 हो जाएगा। अब आपको पूछा है ऑन कॉस्ट, तो मतलब आपको 25 को 75 से डिवाइड करके इंटू 100 करना है। मतलब देखो 25 को 75 से डिवाइड करके इंटू 100 करोगे तो आपको 33 और 0.33 ऐसा आंसर आने वाला है, तो मतलब आपका आंसर ये, ठीक है 33, इसका मतलब यही होता है। अब देखो आपको मैंने जो ऊपर बताया था वो भी आप काम कर सकते हो। आपको क्या पूछा था इनवॉइस प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट था 25%, मतलब आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा था इनवॉइस प्राइस पे 25%, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट हो गया 33 और 1/3, तो वही तो आंसर था आपका। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत
चीज़ों को याद रखना पड़ेगा तो काम जल्दी होगा, अदरवाइज कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। ठीक है, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रिमेंबर कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन है, फॉर द फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच, ओके, फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके, आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है सन्ड्री एक्सपेंस के लिए, मतलब सन्ड्री एक्सपेंस के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते हो। देखो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन किया था पेटी कैश अकाउंट बनाते हैं हम, सन्ड्री एक्सपेंस को फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, आपने अभी जस्ट मैंने ऊपर स्टार्टिंग के दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में ही हमने ऐसा किया था कि पेटी कैश अकाउंट बना के क्या मिलता है, सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, तो देखो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 10 MCQ, जिसमें मैंने हर एक टाइप के कैलकुलेटिव और थियरिकल दोनों क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थोड़े बहुत नए क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो इस टाइप से, और इसको डिटेल में सॉल्यूशन देखो और सॉल्व करो। इसकी PDF आपको नीचे लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप रिसीव कर सकते हो विथ सॉल्यूशन। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।